नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज हम जो अपना राज्यसभा का जो पार्ट छूटा था उसके बारे में बात करेंगे। यानी देखिए, राज्यसभा को टॉपिक वाइज पढ़ने पर लगभग अपने 13 से 14 बिंदु बनते हैं और इनमें से 6 बिंदु तो हमने पीछे वाले वीडियो में देख लिए और 6 या 7 बिंदु अपने शेष रहे थे, वो आज वाले वीडियो में देख लेंगे। और इस प्रकार यदि हम 14 बिंदु तैयार करके एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ से बाहर प्रश्न बनने के अवसर बहुत कम है, यानी सारे प्रश्न इसी के अंदर से आ जाएंगे। तो देखो, उसमें 6 बिंदु पढ़े थे। अब जो 7वां बिंदु है वो हम राज्यसभा का लेंगे। अध्ययन कर रहे थे हम राज्यसभा, और इसका 7वां बिंदु है राज्यसभा व राष्ट्रपति, यानी राज्यसभा के प्रति राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति का क्या योगदान है। तो पहला योगदान देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के सत्र को आहूत एवं सत्रावसान करता है। पहली बात, है राज्यसभा के सत्र को आहूत करेगा और सत्रावसान कौन करेगा? कौन? राष्ट्रपति। इसके विपरीत बात करें तो राष्ट्रपति तो आहूत और सत्रावसान करता है, तो राज्यसभा की बैठक को राज्यसभा की बैठक को स्थगित करने का अधिकार सभापति को होता है। राज्यसभा के सभापति को है। और ये राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित राज्यसभा में एक बात ये ध्यान रखेंगे, और दूसरी बात जो ध्यान रखने की है वो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा 108 अनुच्छेद 108 में साफ लिखा है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में 6 महीने तक यदि सहमति नहीं बने तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, यह है अपना मोस्ट, संयुक्त बैठक आहूत करेगा। कौन? राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से राज्यसभा और राष्ट्रपति की 2 बिंदु, 7वें बिंदु के अंतर्गत अपन 2 बातें तैयार रखेंगे। अब देखते हैं 8वां बिंदु। 8वें बिंदु में है राज्यसभा के पदाधिकारी, और राज्यसभा के पदाधिकारी अनुच्छेद 89 अर्थात 89 में वर्णित है कि राज्यसभा में कौन कौन से पदाधिकारी हैं और उनके क्या क्या कार्यकाल हैं, कार्य क्या क्या है। तो अब अपना बिंदु बनता है 8वां,
और 8वां बिंदु है अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के पदाधिकारी। अब पदाधिकारी कौन हो सकते हैं सामान्य रूप से? तो एक तो राज्यसभा का सभापति होगा, एक राज्यसभा का उपसभापति होगा, और बाकी जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य होंगे। पहला, राज्यसभा का सभापति, दूसरा है राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति। तो देखिए, राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। राज्यसभा का उपसभापति कौन होगा? ये होगा राज्यसभा का ही सदस्य, राज्यसभा का ही कोई एक सदस्य। ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति ना लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, और जो उपसभापति है ये राज्यसभा का ही सदस्य है, इसलिए इसका जो कार्यकाल है वो होगा 6 वर्ष। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब बात करें नेक्स्ट, तो सबसे पहले जो राज्यसभा का सर्वप्रथम, यहां ध्यान देना, सर्वप्रथम राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो सर्वप्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे नंबर पे बात आती है सर्वप्रथम राज्यसभा के उपसभापति। तो उपसभापति कौन थे? डॉक्टर एस.वी. कृष्णमूर्ति। इसके बाद यदि वर्तमान में बात करें कि राज्यसभा के जो वर्तमान सभापति, नेक्स्ट बिंदु हम ले सकते हैं वर्तमान सभापति, वो है श्री एम वेंकैया नायडू, जो वर्तमान सभापति है। और यदि वर्तमान उपसभापति की बात करें, वर्तमान उपसभापति, तो वो है श्री हरिशंकर नारायण, श्री हरिशंकर नारायण। तो यहां से भी अपना क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है और वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो 4 प्रश्न हैं ये, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, श्री एम वेंकैया नायडू
और श्री हरिशंकर नारायण। इसके बाद हम बात करते हैं तो वो बात है अपनी कि इन राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को निर्वाचित कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्य। तो हटाएंगे कौन? राज्यसभा के सदस्य ही इनको हटाएंगे। चौदह दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा ही सभापति को एवं उपसभापति को हटा सकते हैं। एक ये बात ध्यान रखेंगे कि 14 दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा ही सभापति और उपसभापति को हटा सकती है। और इसके विपरीत बात करें तो एक है अनुच्छेद 99। राज्यसभा के सदस्य अपना शपथ पत्र एवं त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति को देंगे। राज्यसभा के सभापति को देंगे। और सभापति कौन होता है? उप राष्ट्रपति। तो दो बात ये तैयार करेंगे कि सभापति और उस उपसभापति को हटा तो कौन सकता है? राज्यसभा ही 14 दिन पूर्व सूचना देकर। और राज्यसभा के सदस्य ही अपना शपथ पत्र और त्याग पत्र राज्यसभा के सभापति को देंगे। और सभापति कौन है? अपना उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट बिंदु हम लेंगे वो है अपना अधिवेशन। 90 नंबर का जो बिंदु है वो है राज्यसभा के अधिवेशन। अधिवेशन से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में कितने अधिवेशन होते हैं, अनिवार्य है। तो अपना 9वां बिंदु है राज्यसभा के अधिवेशन। तो राज्यसभा के अधिवेशन के लिए हम ध्यान देंगे कि लोकसभा के समान ही, मोस्ट बिंदु है आपका, लोकसभा के समान ही राज्यसभा के भी वर्ष में 2 अधिवेशन, मोस्ट है, वर्ष में 2 अधिवेशन अनिवार्य है। और दोनों अधिवेशनों के मध्य दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 महीनों से अधिक 6 महीनों से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी राज्यसभा में लोकसभा की भांति ही 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। और दोनों ही अधिवेशनों के मध्य
6 महीनों से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 9वां जो बिंदु है वो राज्यसभा के अधिवेशनों के लिए हमें जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद बात आती है 10वें बिंदु की। तो 10वां बिंदु है अपना कोरम, जिसे हम कहते हैं गणपूर्ति। राज्यसभा के लिए जो गणपूर्ति की संख्या है वो अपने 10वें बिंदु में लेंगे और वो है कोरम। इसी से ध्यान रखना 10वां बिंदु कोरम, कोरम ओब्लिक गणपूर्ति किसकी? राज्यसभा की। तो गणपूर्ति के लिए राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या 1/10 होनी चाहिए। गणपूर्ति जो सदस्य संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 1/10। अर्थात किसी भी बैठक के लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। और राज्यसभा में कुल सदस्य 250, संख्या चाहिए 1/10, तो 250 भाग 10 बराबर 25 सदस्य गणपूर्ति होना अनिवार्य है। तो गणपूर्ति के लिए 25 सदस्य होना चाहिए। किसकी गणपूर्ति? राज्यसभा की जो बैठक होती है तो उसके लिए 25 सदस्यों का होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करें यदि हम 11वें बिंदु की, तो 11वां बिंदु है अपना राज्यसभा के एकाधिकार। यानी कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं, कार्य हैं, जिनके अंदर राज्यसभा अपना एकाधिकार रखती है। जैसे सर्वप्रथम यदि हम राज्यसभा के एकाधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 61 अपना जो बिंदु है 11वां, वो है राज्यसभा के एकाधिकार। अर्थात कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर राज्यसभा अपना अस्तित्व बनाए हुए है, वो कार्य सिर्फ राज्यसभा ही कर सकती है। तो प्रथम कार्य है वो है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति कोई परेशानी करता है तो उसको हटाएगी कौन? सिर्फ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने की जिम्मेदारी या अधिकार किसका है? राज्यसभा का। दूसरी बात करें तो अनुच्छेद 312, और 312 कहता है कि जो भारतीय सृजनशील, जो भारतीय सेवाओं की नौकरियां हैं उनका सृजन करना, भारतीय सेवाओं का सृजन एवं समाप्ति, ये भी अनुच्छेद 312 कहता है कि भारतीय सेवाओं का सृजन एवं समाप्ति जो है वो राज्यसभा करेगी। नेक्स्ट बिंदु यदि आता है तो धन विधेयक। तीसरा बिंदु है धन विधेयक। अभी हमने ऊपर साधारण विधेयक की बात की थी, अब है धन विधेयक। तो राज्यसभा लोकसभा से पारित
धन विधेयक को मात्र 14 दिन अपने पास रख सकती है, अपने पास रख सकती है। राज्यसभा सिर्फ धन विधेयक को अपने पास 14 दिन रख सकती है, बाद में यह स्वतः अपने आप पारित हुआ मान लिया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो संसद में किसके अनुसार कार्य करती है ये, तो राज्यसभा संघीय स्वरूप का ध्यान रखना मोस्ट है, संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। संघीय स्वरूप फेडरल स्ट्रक्चर, अंग्रेजी में से कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट बात करें हम, पांचवी बात तो है वित्तीय शक्तियां, और वित्तीय शक्तियों के बारे में और प्लस कार्यकारी शक्तियां, दोनों शक्तियों को एक साथ देखेंगे कि वित्तीय शक्तियां और कार्यकारी शक्तियां दोनों ही लोकसभा की तुलना में मोस्ट है, ध्यान रखना, ये दोनों शक्तियां ही लोकसभा की तुलना में अत्यंत कम है। राज्यसभा के पास, यानी वित्तीय शक्तियां और कार्यकारी जो शक्तियां हैं वो लोकसभा की तुलना में कम है राज्यसभा के पास। इस प्रकार हम 11 बिंदुओं के अंतर्गत हम राज्यसभा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।